जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार स्वागत करता हूं आपका यू लर्न क्लास 10th में। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम आपका एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, ठीक है, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि क्लास 10th में वास्तविक संख्या के बारे में आपको क्या कुछ पढ़ना है। हालांकि इसका कुछ पोर्शन, ठीक है, हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है। ठीक है, संख्या के बारे में, आखिर संख्या क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ अलग पढ़ना है, लेकिन पीछे का कुछ हम आपको रिविजन करा देंगे क्लास 9th में आपने जो कुछ भी पढ़ा है। ठीक है, इससे पहले हम कौन कौन सा चैप्टर कर चुके हैं, तो चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, ये दो अति महत्वपूर्ण चैप्टर हम आपको करा दिए हैं। ठीक है, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही बारीकी से करा है। तो अगर आपने ये दो चैप्टर्स नहीं किए हैं, ठीक है, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या के बारे में सीखेंगे। ठीक है, ये बिहार बोर्ड के लिए विशेष है। ठीक है, 2026 की परीक्षा के लिए। ठीक है, हिंदी माध्यम है। ठीक है, और हमारा टारगेट रहेगा मैथ में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना। ठीक है, तो बिना समय के बाद हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं वास्तविक संख्या होती क्या। ठीक है, वास्तविक संख्या पर आने से पहले मैं आपको पीछे का कुछ रिवीजन करा देते हैं कि पीछे क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा, नहीं याद है ठीक है तो हम आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। प्राकृतिक संख्या कुछ नहीं होती, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आप गिनती पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यही गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या। और याद रखना, गिनती का कोई अंत नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5 से लेके आप अनंत तक जा सकते हैं, लाख करोड़ खरब अरब। ठीक है, तो ये इसका कोई अंत नहीं है। ये जो डॉट डॉट डाल के हम ये जो इनफाइनाइट डालें, इसका मतलब इसका कोई अंत नहीं है, चलते जाएगा। एक से शुरू होगा और चलते जाएगा। ठीक है, एक से शुरू होने के बाद जितने भी अंक आएंगे, मान लो यहाँ पर आएगा 10 11 100, ठीक है, तो 200, ये सभी कौन सी संख्या होंगी, प्राकृतिक संख्या होगी। आपसे कोई पूछेगा कि 1 लाख कैसी संख्या है, तो वो प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो सिंपल गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने 1 2 3 4 5, ये सारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर, इसको एन से डिनोट कर देते हैं। अब ध्यान दो, ठीक है, ये तो हो गई प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को सम्मिलित कर दें, यानी कि जैसे यहाँ पर हमने 1 से शुरू किया था, तो 1 से शुरू होने के बाद जितने भी अंक आएंगे उस सब का समूह क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम जीरो से शुरू करें कि 0 1 2 3 4 5 6 से डॉट 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 डॉट, तो ये पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, क्या लिखा है कि प्राकृतिक संख्या के समूह में जब जीरो को सम्मिलित कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी पूर्ण संख्या हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे एक कन्फ्यूजन आएगा कि अगर आपको डाल दे बताओ कि 4 कौन सी संख्या है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन नहीं है तो 4 एक प्राकृतिक संख्या भी है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या के बॉक्स में भी आ रहा है। 4 एक पूर्ण संख्या भी है, और आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 4 एक पूर्णांक भी है। ठीक है, तो जितने भी प्राकृतिक संख्या है, ध्यान दो, ये जो समूह है, क्या ये पूरा का पूरा समूह आपको इस पूर्ण संख्या के अंदर नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, ये पहले बताओ। 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक का ये जो पोर्शन है आपको इस समूह में नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, तो नजर आ रहा है। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर समाहित है। पूर्ण संख्या में बस एक चीज़ एक्स्ट्रा है, जीरो। प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर दिए तो बन गया पूर्ण संख्या। ठीक है, तो जितने भी प्राकृतिक संख्या होती है वो एक तरह से पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या में एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाता है, वो है जीरो बस। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या, इसी में हम जीरो को ऐड कर दिए, जीरो से गिनती को शुरू कर दिए, तो ये सारी ये जो समूह बन जाता है, इस समूह को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में एक चीज़ एक्स्ट्रा है, जीरो, बाकी जितने भी प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या ही होती है। ठीक है, अब ध्यान से समझो पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक आपने सीखा होगा कि जीरो, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या का जो समूह होता है वो पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, ध्यान समझो, जीरो और धनात्मक संख्या का मतलब +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा, और ऋणात्मक का मतलब हो गया कि -1 -2 -3 -4 -5, और ये पीछे की ओर ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्या, ये जो पूरा समूह है ये कहलाता है पूर्णांक। ये क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। अगर पूर्णांक को आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करना चाहें तो देखो, ठीक है, ये जीरो है, और जीरो के दाईं ओर हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को लिख लेते हैं। तो जीरो के दाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ये आगे बढ़ता रहेगा, और जीरो के बाईं ओर हम निगेटिव नंबर को लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये और अनंत तक चलता जाएगा, ये पीछे की ओर अनंत तक निगेटिव में अनंत तक चलता जाएगा। तो ये अंकों का ये जो समूह बना, ये क्या कहलाता है, ठीक है, संख्या का ये जो समूह बना, ये कहलाता है पूर्णांक। तो यहाँ से एक चीज़ समझे कि जितने भी प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या के अंदर आपको मिल जाएगी, और जितने भी पूर्ण संख्या, ध्यान दो, जीरो से आगे की पॉजिटिव नंबर जो है वो पूर्ण संख्या है, और ये पूरा पूर्ण संख्या जो है आपको पूर्णांक के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दो, ये समूह आपको मिल रहा है, यानी कि जितने भी प्राकृतिक संख्या वो एक तरह से पूर्ण संख्या है, और जितने भी पूर्ण संख्या है वो एक तरह से पूर्णांक है।
ठीक है। अब सवाल ये भी आएगा कि जितने पूर्ण संख्या वो प्राकृत संख्या नहीं, ठीक है। पूर्ण संख्या में आपको जीरो मिलता है, प्राकृत संख्या में जीरो नहीं मिलता है। तो जितने भी पूर्ण संख्या वो प्राकृत संख्या नहीं है, सिर्फ प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, ठीक है। और सभी पूर्ण संख्या आपका पूर्णांक है। तो प्राकृत संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है, पूर्ण संख्या, होल नंबर और पूर्णांक यानी कि इंटीजर, ठीक है। इतना आपको मालूम चल गया। अब दो अति महत्वपूर्ण संख्या समझते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसका हमको आवश्यकता होगी इस चैप्टर में। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू जीरो है और p और q की पूर्णांक है। इतना तो आपने रट लिया होगा, ठीक है, कि ऐसे लिख सकते हैं। समझ लो परिमेय संख्या क्या होती है कि अगर हम कोई एक पूर्णांक ले लें, ठीक है, जैसे यहाँ से हम आपको उदाहरण समझाते हैं, ठीक है। ये पूर्णांक का एक ग्रुप है, कोई एक पूर्णांक उठा लेते हैं 5 और इसके नीचे इसी ग्रुप में से कोई एक दूसरा मान लेते हैं पूर्णांक उठा लिए 2। तो दो पूर्णांक को जब बटा में लिख देते हैं तो वही बन जाती है परिमेय संख्या। डेट्स ऑल, कुछ नहीं है, ठीक है। कोई दो पूर्णांक उठाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ से हम एक पूर्णांक उठा लिए -4, ठीक है, और एक पूर्णांक उठा लिए हम 2, ठीक है, तो -4/2, ठीक है, ये बन गया एक पूर्णांक, ठीक है। मान लो हम उठा लिए यहाँ ये डॉट डॉट आगे बढ़ता जाएगा तो -11 और इधर से उठा लिया 12, तो -11/12 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब दो पूर्णांक को बट्टे के अंदर लिख दिया जाता है, ठीक है, एक पूर्णांक यहाँ लिया जाएगा, फिर उसके नीचे एक दूसरा पूर्णांक डाल दिया जाता है। देखो क्या है, p और q को पूर्णांक है, यानी p भी एक पूर्णांक होगा और q भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है। तो जब दो पूर्णांक को बट्टे में लिख दिया जाता है तो वो बन जाती है परिमेय संख्या। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, बट्टा में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो भी एक पूर्णांक है, लेकिन कभी भी बट्टा में हम जीरो नहीं लेंगे। यहाँ क्या लिखा है, q डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि q एक पूर्णांक तो होगा, लेकिन जीरो को छोड़ करके जितने भी पूर्णांक है वो होगा। अगर आप कहीं 5/0 लिख देते तो ये कतई भी परिमेय संख्या नहीं है, और यह अगर ऐसे बोले तो ये एक संख्या ही नहीं है, ये हो जाता है अपरिभाषित। जब किसी भी संख्या के नीचे में जीरो आ जाता है तो वो कहलाता है अपरिभाषित, ठीक है। तो q का मान कभी भी जीरो मत लेना, जीरो के अलावा जितना पूर्णांक होगा वो लेना, और p एक पूर्णांक लिखना। जब दो पूर्णांक को इस तरीके से बट्टे में लिख दिया जाता है तो वही बन जाता है परिमेय संख्या। एग्जाम्पल देखो, 2 एक पूर्णांक है, इसके बट्टे में 3 एक पूर्णांक है, 2/3 एक परिमेय संख्या बन गया। 10 एक पूर्णांक है, उसके नीचे में 3 एक पूर्णांक है, 10/3 एक परिमेय संख्या बन गया। 6/7 एक परिमेय संख्या, -5/6 एक परिमेय संख्या। देखो ऊपर में जीरो ले सकते हो, p इक्वल टू जीरो हो सकता है, लेकिन कभी भी नीचे में जीरो मत लेना, ठीक है। तो 0/6 एक पूर्ण संख्या, 7/8 एक पूर्ण संख्या, 22/7 एक परिमेय संख्या, 22/7 एक परिमेय संख्या, ठीक है। आगे एक चल के एक छोटा सा कन्फ्यूजिंग पॉइंट बताएंगे जहाँ बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये हो गई परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। सेम इसका विपरीत कर दो तो अपरिमेय संख्या, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। या यूँ बोले जहाँ p और q कोई पूर्णांक नहीं होता है, ठीक है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए √3, √5 ये अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि √3 को, जैसे ध्यान दो, √3 कोई पूर्णांक है, ठीक है, जैसे √3 है। पहले तो ये समझो जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे ये है 4.6789676896 डॉट 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 चलते जाएगा, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ध्यान देना, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में अंतर है। जैसे हम कहीं पर लिखे आपका ये लिखे, ठीक है, 2/3, ठीक है, या फिर कहीं मान लो हम लिख दिए तुम्हारा 1/2, तो 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन जब 2 से 1 में भाग दोगे तो आपका 0.5 आएगा। तो कहीं अगर 0.5 लिखा है ना, तो सिर्फ ये देख के मत समझ लेना कि इसको बटा में नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए अपरिमेय संख्या नहीं। हम ट्राई करेंगे कि इसको क्या p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ट्राई जब करेंगे तो दशमलव आएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। तो सिर्फ देखना नहीं है कि लिखा है तो परिमेय, नहीं लिखा है तो नहीं पड़े। अगर दशमलव में भी कोई संख्या दी हुई तो उसको हम बदलने का ट्राई करेंगे p/q में। अगर बदल गया तो वो परिमेय है, नहीं बदला तो अपरिमेय। एक ट्रिक बता देते हैं, अगर दशमलव के बाद संख्या 4-5 अंक तक जाके समाप्त हो जाती है तो उसको समझ लो तुम p/q के रूप में लिख सकते हो और वो परिमेय। लेकिन दशमलव के बाद अगर संख्या समाप्त ही नहीं हो रही है, जैसे यहाँ पर देखो 4.6789666896 और डॉट 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 का मतलब कि और आगे संख्या चलती ही जा रही है, यानी कि दशमलव के बाद जब संख्या समाप्त नहीं होती है तो ऐसी संख्या को भी अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे √3 है तो √3 को अगर √3/1 लिख तो सकते हो, लेकिन जहाँ मैंने क्या बताया था, परिमेय संख्या में p और q जो होता है वो एक पूर्णांक होता है, लेकिन √3 तो एक पूर्णांक है ही नहीं, ठीक है। आप खोजो √3 को, खोजो यहाँ पर, कहीं पर भी यहाँ पर √3 है नहीं है, ना कभी मिलेगा। तो √3 को √3/1 तो लिख सकते हैं, ठीक है। बटा 1 के लिखने का मतलब p/q लिखना। जैसे 2 है तो 2 भी एक परिमेय संख्या, कैसे? 2 को 2/1 लिख सकते हो, जहाँ 2 भी एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या बताए, परिमेय। √3 एक अपरिमेय इसलिए क्योंकि √3 को √3/1 लिखेंगे, 1 तो एक पूर्णांक बन जाएगा, लेकिन √3 एक पूर्णांक है ही नहीं,
पूर्णांक की दृष्टि में, इंटीजर की दृष्टि में √3 का कोई स्थान ही नहीं, इसलिए √3 भी क्या हो जाता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। रूट के अंदर जितनी भी संख्या मिलेगी अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या, √7 एक, √11 एक अपरिमेय संख्या, √6 एक अपरिमेय संख्या। तो रूट के अंदर जितनी भी संख्या मिलेगी अपरिमेय संख्या, और दशमलव के बाद अगर संख्या का अंत नहीं होता है तो अपरिमेय संख्या, जैसे 3.141592653 डॉट 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 डॉट, ये भी एक अपरिमेय संख्या। और ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर है, ये जो है ना पाई की वैल्यू है। अब आप कहेंगे भैया पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, ठीक है। आप एक और चीज़ ले लो, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ठीक है। पाई जो होता है ना, पाई अप्रॉक्सीमेटली 22/7 के बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेटली, लगभग, ठीक है। सवाल को सरल बनाने के लिए, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम इसको 22/7 ले लेते हैं। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है ये होती है, और ये कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर आपसे पूछे कि पाई कैसी संख्या, तो पाई अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट समझ दो ना, एग्जैक्ट, ठीक है, वो होती है 3.141592653 डॉट 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 डॉट, मतलब आगे और संख्या चलती ही जाएगी और इसका कभी अंत नहीं होगा। कभी टाइम मिले तो सर्च कर लेना इंटरनेट पे, गूगल पे, कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, उसका कभी अंत ही नहीं है। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई की जो तुम एग्जैक्ट लगभग में वैल्यू लिखते हो 22/7, जब 7 से 22 में भाग दोगे तो एक संख्या के जाने के बाद 4-5 अंक तक जाने के बाद खत्म हो जाता है, इसलिए 22/7 एक, ध्यान दो, परिमेय संख्या है। जबकि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये, यानी ये आप फिर बोले खुद पाई एक अपरिमेय संख्या है। और इस सारी संख्या का जो समूह, ठीक है, एक मान लो एक क्या लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, एक, ठीक है, बटुआ लेते हैं, उसके अंदर प्राकृत संख्या को डाल दिए, उसके अंदर पूर्ण संख्या को डाल दिए, उसके अंदर इंटीजर को डाल दिए, रेशनल नंबर को डाल दिए, इरेशनल नंबर को डालिए, जितने भी संख्या अभी तक पढ़े सबको एक बटुआ के अंदर डाल दिए तो सब मिल जाता है, तब कहलाता है वास्तविक संख्या, ठीक है। सब तब मिल जाता है तो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है। क्या समझे? सारी संख्या, आप जितनी भी संख्या अभी तक पढ़ रहे हो सब क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। लिख देना, सभी संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। कभी अगर वास्तविक संख्या की परिभाषा पूछे तो क्या लिखना, सभी संख्या, प्राकृत, पूर्ण, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, जितनी भी संख्या वो सभी वास्तविक संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या ऐसा है, वास्तविक संख्या एक बटुआ है, उसके अंदर हाथ डालोगे तो परिमेय भी निकल जाएगा, हो सकता है पूर्ण भी निकल जाएगा, हो सकता है परिमेय भी निकल जाए, हो सकता है परिमेय भी निकल जाए। तो वास्तविक संख्या क्या है, सभी संख्याओं का एक समूह, ठीक है, वास्तविक संख्या है। अभी तक जितनी भी संख्या हमने पढ़ा, ये भी वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या, और ये सब वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कुछ नहीं, इन सारी संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्या है, ठीक है। ये तो था आपका हल्का फुल्का रिवीजन। एक्चुअल में हमको पढ़ना है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेय या परिमेय का, ठीक है, विभाजन परिमेय का। विभाजन परिमेय का पढ़ने से पहले हम आपको कुछ उदाहरण समझाते हैं। आप भाग दो, ठीक है, विभाजन परिमेय का आपने इससे पहले भी पढ़ी है क्लास 9th में, देखो कैसे आपको याद पड़ता है। आप कुछ भाग दो, मान लो तुम 7 से भाग दो, ठीक है, 24 में, ठीक है, या फिर हम कुछ तुमको भाग देते हैं, ठीक है, तुम 8 से भाग दो, ठीक है, 26 में, ठीक है, मान के चलो ये, फिर तुम, ठीक है, भाग दो 7 को, भाग दो तुम किस में, ठीक है, ठीक है, मान लो 7 को भाग दो तुम 42 में, ठीक है, और तुम 5 से भाग दो 6 में, ठीक है, ये 3 तुमको भाग देना है। देखो कैसे भाग दोगे, अगर 8 से तुम भाग लगाते हो 26 में, तो पहले तो 8 एकम 8 चल जाएगा, ठीक है, 24 बार में घटाओगे तो 26 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 2, ठीक है, 2 बचेगा, ठीक है, या फिर पूरा पूरा कटाओ, ठीक है, पूरा पूरा कटाओ, 8 से तुम भाग दे दो 24 में, ठीक है, पूरा पूरा कटाते हैं। तो अगर 8 से तुम भाग दे देते हो 25 में, 25 में दो, 24 में मत दो, ठीक है, क्योंकि 42 वाला हम ले लिए। तो 8 से भाग दे दो तुम 25 में, तो कितनी बार में चल जाएगा, 24 बार में, ठीक है, बच जाएगा 1, ठीक है, 3 का 24, और बच जाएगा क्या, 25 में से 24 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब तुम 7 से भाग दो 42 में, कितनी बार में चल जाएगा, 6 बार में, 7 6 42, और ये पूरा पूरा कट के आ जाएगा 0, ठीक है, ये आ गया। अब 5 को क्या तुम 6 में भाग दे सकते हो, ठीक है, कभी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दी जा सकती है, देखो कैसे, विभाजन परिमेय में दी जा सकती है। अब ये तो सॉरी 5 से तो 6 में हम इजीली भाग दे ही सकते हैं, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब 5 में तुम 5 से भाग दे दो 8 में, तो 5 एकम 5 लग जाएगा, बच जाएगा 3। 6 से भाग दो 5 में, ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ आया, 6 से अगर हम 5 में भाग देते हैं तो क्या हम कभी 6 से हम क्या बोले, जब भी ये है भाजक, ये है भाज्य, तो 6 से अगर हम 5 में भाग लगाए तो अगर हम एक बार में लगाएंगे तो आएगा 6, और कभी भी बड़ी संख्या नहीं लगाते, तो हम कितनी बार में लगाते हैं, ठीक है, सोचो कितनी बार में लगाएंगे, अरे हम 0 बार में भी तो लगा सकते हैं,
जीरो बार में लगा सकते हैं। आज का जो विभाजन परिमेय है उसमें हम भागफल जीरो भी लग सकते हैं। तो जब 6 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। और 5 में से जब जीरो घटेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा। ये हो गया। अब ये तो हमने दे दिया भाग। ठीक है, जब भाग दिया तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा। ठीक है, आपने एक बचपन में चीज़ पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर होता है, ठीक है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी ये जो बीच में ये जो संख्या लिखी हुई है 25, ठीक है, क्या इस 25 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जो 25 लिखा हुआ है संख्या, ये जो बीच में संख्या लिखा है 25, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 8 गुना 3 प्लस 1। ठीक है, बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं 8 गुना 3 प्लस 1। ठीक है, इस 25 को क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं 8 गुना 3 प्लस 1। ठीक है, हमको 8 और 25 दिया हुआ था। 8 में जब 25 से भाग दिए तो दो एक्स्ट्रा संख्या मिल गया, 3 और 1। तो इस 25 को हम, ठीक है, क्या किया, 8 गुना 3 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। बस यही है विभाजन प्रमेय का। ठीक है, जैसे ये जो 42 है, 42, ठीक है, इस 42 को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, 7 और 42 दिया हुआ था, ये दो संख्या दी हुई थी हमको कि 7 से 42 में भाग दो। तो जब 7 से 42 में भाग दिए तो एक संख्या 6 प्राप्त हुआ, एक 0 प्राप्त हुआ। तो इस 42 को हम लोग, ठीक है, 7 गुना 6 प्लस 0 के रूप में लिख सकते हैं। बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, 7 छक 42 और प्लस 0, तो 42 प्लस 0 आपस क्या आ गया, 42। यही चीज़ है विभाजन परिमेय का। ठीक है, यहाँ पर ये जो 8 नज़र आ रहा है, इस 8 को हम लोग 5 गुना 1 प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यही है विभाजन परिमेय का। ये जो बीच में 5 नज़र आ रहा है, इसको हम लोग 6 गुना 0, तो 6 गुना 0 प्लस 0 और प्लस में ये 5 लिख सकते हैं। यही चीज़ है विभाजन परिमेय का। विभाजन परिमेय का कुछ नहीं है। विभाजन परिमेय का ये है कि किसी भी भाज्य संख्या को, ठीक है, बीच में जो लिखा रहता है समझो वो भाज्य है। ये जो बीच में लिखा हुआ है वो क्या है, वो है भाज्य। अगर कोई इंग्लिश में है तो इसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। तो बीच में लिखा होता है भाज्य, यानी कि भाज्य को हम लोग जिससे भी भाग देते हैं, ठीक है, ये होता है भाजक। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, जिससे भाग दिए वो हो गया भाजक और जिसमें भाग दिए वो हो गया भाज्य। यानी कि हम लोग भाज्य को, ठीक है, भाजक और जितनी बार में गया वो है भागफल। तो भाज्य संख्या को हम लोग, ठीक है, भाजक गुना भागफल और जो बच गया शेषफल के रूप में लिख सकते हैं। यही है विभाजन परिमेय का, बस कुछ नहीं। विभाजन परिमेय का क्या है, ठीक है, कि भाज्य को हम लोग, ये जो भाज्य है, ठीक है, भाज्य को हम लोग, ठीक है, भाजक गुना भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल के रूप में लिख सकते हैं। तो बोलेंगे भैया इसमें नया क्या है, ठीक है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये तो बच्चे क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, भाज्य बराबर भागफल पुनः भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ये नया नहीं है, नया है विभाजन एल्गोरिथम। अभी तक आपने विभाजन प्रमेयिका पढ़ा होगा, विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम में चूंकि इसका इस्तेमाल होगा इसलिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो भाज्य है इसको हम लोग ए से दर्शाएंगे। ठीक है, ये जो भाजक है इसको बी से दर्शाएंगे, जो ये आएगा रिमाइंडर इसको क्यू से दर्शाएंगे। क्यू बोले तो कोसिएंट यानी कि रिमाइंडर भागफल, और ये जो भागफल आएगा शेषफल बचेगा उसको आर से दर्शाएंगे, आल बोले तो रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो बीच में संख्या लिखी हुई है ए, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू क्यू। ठीक है, बी इंटू क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर। यही चीज़ है विभाजन प्रमेय का कि ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस में आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ध्यान ये देना है कि किसी भी विभाजन प्रमेय का जो शेषफल आता है, ध्यान दो, जो शेषफल आता है या तो शेषफल आपका 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन ध्यान दोगे, एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो हमारा शेषफल आता है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। मान लो अगर यहाँ पर शेषफल 6 आ जाता तो एक बार में फिर से लगा देते 5 एकम 5। इसलिए जो शेषफल होता है, शेषफल वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल में ये जो शेषफल है या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, नहीं तो क्या होगा, ठीक है, बी से हमेशा छोटा होगा, यानी कि भाजक से हमेशा छोटा होगा। यहाँ पर भाजक को किससे दर्शाए हुए, बी से। तो ये जो रिमाइंडर होगा या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 या तो 0 से बड़ा, और नहीं तो किससे छोटा होगा, ठीक है, बी से छोटा होगा। जब इस दोनों को मिक्स कर देंगे तो एक चीज़ लिख सकते हैं कि जो रिमाइंडर होता है वो 0 या उससे बड़ा और भाजक से छोटा होता है। ठीक है, 0 या उससे बड़ा होता है या फिर भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही चीज़ है। इसकी खोज चूंकि यूक्लिड ने की थी इसलिए इसको शायद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। विभाजन प्रमेय का फिर से बता देता हूँ, भाज्य को हम लोग भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख सकते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए भाज्य है, ठीक है, बी आपका भाजक है, ठीक है, क्यू आपका भागफल और आर आपका शेषफल है। और आर की जो वैल्यू होती है वो 0 से बी के बीच में होती है। इस चीज़ को ध्यान देना, अक्सर जो बच्चे होते हैं ना वैल्यू को इग्नोर मारते हैं। आर की वैल्यू 0 से बी के बीच में आती है और ये पूरे चैप्टर में आपके काम आएगी। तो इस चीज़ को ध्यान देना कि जो शेषफल होता है वो या तो 0 या उससे बड़ा और भाजक से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, भाजक के बराबर भी नहीं हो सकता, भाजक से हमेशा छोटा होता है। ठीक है,
ये इसी चीज़ को कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, देख लो किताबी भाषा अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो, लिख के हम आपके लिए लाए हैं। ठीक है, कि दो धनात्मक संख्या ए और बी दिए रहने पर, यहाँ पर दो धनात्मक संख्या दी हुई थी। कौन कौन दी हुई थी? 7 और 42 हमको दिया हुआ था। आपको बोलेगा कि 7 से 42 में भाग दो, तो दो धनात्मक संख्या ए और बी दिए रहने पर, ध्यान दो, ठीक है, इसको ए बोले थे, इसको बी बोले थे, तो ए और बी हमको दिया हुआ था। तो दो धनात्मक संख्या ए और बी दिए रहने पर ऐसी दो पूर्ण संख्या प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, पूर्ण संख्या प्राप्त की जा सकती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि अगर दो धनात्मक संख्या ए और बी दिया रहेगा, याद रखना दी गई संख्या हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ए और बी का जो मान होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर ए और बी हमको दिया हुआ है तो विभाजन प्रमेयिका से हम क्यू और आर, ऐसी दो पूर्ण संख्याएं, यहाँ पर एक चीज़ लिखना है, ऐसी दो पूर्ण संख्याएं क्यू एंड आर प्राप्त की जा सकती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। यानी ऐसी क्यू और आर हमको पूर्ण संख्या मिल सकती है जो इस फॉर्मेट को संतुष्ट करेगी, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगी। ठीक है, यही चीज़ है आपका विभाजन परिमेयिका। हालांकि इससे ये परिभाषा आपसे कभी नहीं पूछेगा, जीवन में कभी नहीं, लेकिन इससे सवाल जरूर पूछ सकता है विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझना कि ए और बी हमेशा धनात्मक संख्या होगा, बाकी क्यू और आर जो होगा वो हमारा पूर्ण संख्या भी हो सकता है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब जीरो भी हो सकता है। ध्यान दो, इस केस में देखो तो हमारा आर जीरो आया है और इस केस में देखो तो हमारा क्यू जीरो आया है। ठीक है, आया है कि नहीं आया, लेकिन ए और बी जो होगा, जैसे ये ए है ये बी है, ए और बी हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ए और बी हमेशा पॉजिटिव होगा। ए और बी पॉजिटिव दिए रहने पर जब हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो ये क्यू और आर दो अन्य संख्या मिलेगी, ये पूर्ण संख्या भी हो सकती है, यानी कि ये जीरो भी हो सकता है और आपका 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग विभाजन परिमेयिका, और ये इसी चीज़ पर आधारित है विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन परिमेयिका तो आपने समझ लिया, इससे सवाल नहीं पूछता है। इसका इस्तेमाल करके हम विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं और इससे सवाल पूछता है। विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल जो होता है वो HCF निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब कहिएगा भैया इसमें नया क्या है? ठीक है, HCF निकालना तो हम जानते हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, एक अलग मेथड से, मान लो अगर 12 और 18 का हमको HCF निकालने के लिए कह दिया, तो अभी तक हम लोग क्या मेथड जानते थे कि 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कराएंगे, 2 से लगेगा 6 बार में, 2 से लगेगा 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर 12 को हम लिख सकते हैं, ठीक है, 2 गुना 2 गुना प्लस 3, ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 3। फिर 18 का हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, ये करेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगाएंगे 9 बार में, 3 से लगाएंगे 3 बार में, 3 से लगाएंगे 1 बार में, तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1 और ये गुना 1। HCF निकालने का हम तरीका इससे पहले आप लोग क्या पढ़े होंगे? ठीक है, कि ध्यान दो 12 और 18 के गुणनखंड में जो कॉमन फैक्टर होता है उसको निकाल लो। जैसे 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, ठीक है, तो 1 2 निकाल लो। ठीक है, जैसे 2 यहाँ पर है लेकिन अब यहाँ पर कहीं 2 नहीं है तो इसको छोड़ दो, 3 यहाँ पर है और 1 3 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये वाला 3 निकाल लो। ठीक है, अब ये 3 छोड़ दो क्योंकि एक दूसरा 3 यहाँ पर नहीं है, तो इस 3 को छोड़ दो और इस 1 को निकाल लो। ठीक है, तो 2 गुना 3 गुना 1 HCF क्या होता था? यही होता था 6। ठीक है, अब ये तरीका भी शानदार है, लेकिन ये तरीका तब शानदार है जब संख्या आपके पास छोटी छोटी हो। ठीक है, आप ही के NCERT में एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि 452 और 12,576 का HCF निकाले। अब तुम जरा सोच के देखो, अगर तुम 12,576 का गुणनखंड करने बैठ गया तो करते रहा, ठीक है, पेज से बाहर चल जाएगा। ठीक है, जहाँ तुम बैठता होगा उस पर लिखना पड़ जाएगा। तो बड़ी बड़ी संख्याओं का HCF निकालने के लिए हम लोग यूगिल्ड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ को हम छोटी संख्या पर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझा देते हैं। अगली वीडियो में जब हम उदाहरण करेंगे तो वहाँ पर हम आपको उदाहरण वाला ये जो सवाल है हम अगली वीडियो में कराएंगे। यहाँ पर हमको उदाहरण से समझाते हैं। ठीक है, मान लो कि अगर 12 और 18 का बोला कि यूगिल्ड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके HCF निकालो, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यूगिल्ड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यहाँ पर हम आपको डिटेल में पहले समझा देते हैं, लिखने का काम हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक संख्या को मान लेंगे A, क्योंकि जो हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका था उसमें हम एक संख्या को मानते थे A और एक संख्या B, दो धनात्मक संख्या दी हुई थी। यहाँ पर भी दो संख्या दी हुई है, लेकिन A हम उसको मानेंगे जो बड़ी संख्या होगी, ठीक है, और B हम उसको मानेंगे जो छोटी संख्या होगी। तो माना A बराबर 18 एंड B बराबर 12। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम क्या करते थे? ठीक है, यहाँ पर लिखना कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड, या फिर इसको लास्ट में लिख लेना, पहले यहाँ पर समझ लो। ठीक है, कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम क्या कर सकते थे? जो A होता था A में B से भाग देते थे। तो A है 18
18 में क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो क्या जाएगा, 12 कम 12 बच जाएगा 6। अब ध्यान दो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही चीज़ कहता है कि जब तक भाग पूरी पूरी नहीं लग जाए तब तक भाग देते रहो। यानी कि ये जो 6 बच गया ना, 6 ये जो शेषफल बच गया, शेषफल से पुराने वाले भाजक में वापस भाग दो जब तक पूरा पूरा भाग नहीं लग जाता। यानी इस 6 से इस 12 में तुम वापस भाग दो, ठीक है। तो 2 बार में कट जाएगा, 6 दूना 12, पक्कम पक्की कट गया। अब जो लास्ट भाजक होता है ना, जैसे ये 6 इतना पोर्शन के लिए तो शेषफल का काम किया, लेकिन जब इस 6 से 12 में भाग दे दिए तो ये भाजक का काम किया। तो जो लास्ट भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। HCF बराबर हो गया 6, ठीक है। एक और 2 एग्जांपल देख लो। मान लो तुमको कि ठीक है ये दे रखा है 36 और 12, ठीक है, और 6, ठीक है, या नहीं 3 संख्या नहीं 2 संख्या पर ये समझो, ठीक है। मान लो एक आध गो एग्जांपल लेते हैं HCF वाला। मान ले तुमको दे रखा है, ठीक है, 18 और 15 का HCF निकालो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे एक संख्या बड़ी संख्या को A, ठीक है, और छोटी संख्या को B, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, B से A में भाग देंगे तो 5 से 18 में भाग देंगे, लग जाएगा 3 बार में, ठीक है, 15, फिर आ जाएगा 3, फिर 3 से 5 में भाग देंगे, कट जाएगा 1 बार में 3, आ जाएगा 2, फिर 2 से 3 में भाग देंगे, कट जाएगा 1 बार में, 2 एकम 2, आ जाएगा 1, फिर 1 से 2 में भाग देंगे तो ये पूरा कम पक्की 2 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ये भाग का प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक ये कट ना जाए, और जो अंतिम भाजक होगा, ये जो अंतिम भाजक होगा यही आपके HCF का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ठीक है। प्रॉपर तरीके से लिखना कैसे हम उदाहरण में आपको समझा देंगे, ठीक है। बाकी पूरा काम कैसे हुआ, ठीक है, ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है वो इस तरीके से काम करता है। HCF बराबर 1, जो अंतिम भाजक होता है वही HCF होता है, ठीक है। एक और 2 और एग्जांपल लेके समझो। मान लो हमको दे रखा है, ठीक है, कि 36 और 3 का HCF निकालो, ठीक है, 36 3 का HCF निकालो। तो 36 3 का HCF कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक संख्या को मान लेंगे A, ठीक है, माना A बराबर 36, और हमेशा बड़ी संख्या को A मानेंगे और जो छोटी संख्या होगी उसकी B मानेंगे, ठीक है। B से क्या करेंगे, हम A में भाग देंगे 36 में, ठीक है। तो 12 तो ये आपका 36 पूरा पूरी चल जाएगा। तो जब एक ही बार में पूरा पूरी कट जाए, ठीक है, तो ये जो प्रथम भाजक है यही अंतिम भाजक हुआ, तो HCF बराबर आपका आ जाएगा 3, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही चीज़ है, ठीक है। अब आप पूछिएगा कि इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कहाँ हुआ, प्रयोग हुआ, ठीक है। कैसे प्रयोग हुआ, जब आप एक एक स्टेप लिखोगे तो इतना काम करने के बाद आपको लिखना होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप क्या लिखेंगे, ठीक है, कि चरण 1 में हमने क्या किया, चरण 1, ठीक है, यानी कि जब हमको 12 और 18 मिला तो पहला स्टेप में हमने 12 को 18 से भाग दिया तो हमको 1 और 6 प्राप्त हुआ। तो इस 12 18 1 और 6 के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं कि 18 बराबर, ठीक है, 12 गुना 1 प्लस में 6 लिख सकते हैं। ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पर फिर लिखना कि चूंकि शेष बराबर शेष 6 डज नॉट इक्वल टू 0। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि जब तक शेष 0 ना आ जाए तब तक भाग दे देते रहो। तो यहाँ पर 6 मेरा 0 नहीं आया, तब हम जाके ये दूसरा चरण अपना 6 को 12 से भाग दिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर लिखिएगा चरण 2। चरण 2 में फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं, चूँकि 6 को 0 से भाग दिए तो जो इधर साइड लिखते हैं उसको B लिखते हैं, जो यहाँ लिखाता है वो A लिखाता है, जो यहाँ लिखाता है Q, और जो यहाँ लिखाता है R। तो A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो A बराबर BQ प्लस R, तो A के जगह क्या लिखाएगा 12, ठीक है, प्लस B के जगह क्या लिखाएगा 6, ये वाला 6, और Q के जगह 2 और ये R के जगह 0 लिखाएगा। यानी कि हमारा जो शेष आ गया वो 0 आ गया, ठीक है। और जब शेष 0 आ जाता है तो जो अंतिम भाजक होता है वही आपका HCF होता है। तो अंतिम भाजक यहाँ पर ये जो B के स्थान पर लिखा है वही अंतिम भाजक है, इसलिए HCF बराबर हो गया 6, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग बस लिखने में हुआ है कि एक एक स्टेप लिखना है, और लिखना भी ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड में आपको मार्क्स स्कोर करना है, और मार्क्स तभी स्कोर होगा जब क्वेश्चन के सोल्यूशन को आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखिएगा, ठीक है। और ये हो वो तरीका सिस्टमेटिक जहां आपको फुल बटा फुल मार्क्स मिलेगा। तो आई होप आपको, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से एक बार समझ लो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है कि जब दो धनात्मक संख्या A और B दी रहती है तो जब B में A से भाग देते हैं तो दो अन्य संख्या Q और R हमको प्राप्त होता है, जहां A बराबर BQ प्लस R होता है, और जो R का मान होता है 0 या उससे बड़ा और B से छोटा होता है, ठीक है। प्रमेयिका का इस्तेमाल करके ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लाते हैं, इसकी मदद से बड़ी बड़ी संख्याओं का HCF निकालते हैं। एल्गोरिथम ये कहता है कि जब तक 0 नहीं आएगा तब तक भाग देते चलना है, ठीक है, और एक एक चरण को यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से स्पष्ट करना है ताकि आपको पूरे बटे पूरे मार्क्स मिले, ठीक है। तो ये था आपका विभाजन प्रमेय और विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, ठीक है।
सभी उदाहरण के साथ फिर उसकी अगली वीडियो में हम प्रश्नावली करेंगे। तब तक के लिए ठीक है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करते रहो। थैंक यू सो मच।